हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली मैच हो सकता है, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो, पीडीएफ वगैरह हो, आपको यहीं पर सेंड किया जाता है, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है। तो चलिए आप लोग देखिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1 यानी कि भाग ए। पार्ट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 25 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 25 मार्क्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना देर के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, एक्सर्ट अ फोर्स कैपिटल एफ दिया है, ठीक है, ऑन ईच अदर। इफ द चार्ज आर डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, मतलब कि चार्ज को भी डबल कर रहे हैं, डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हैं। देन द फोर्स इज, तब आपको बताना है कि फोर्स क्या होगा यानी कि बल क्या होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, दो आवेशित गोले एक दूसरे से डी दूरी पर एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। दो आवेशित गोले हैं, एक दूसरे से डी दूरी पर हैं और एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए, मतलब कि आवेश को दुगना कर रहे हैं और उनके बीच की दूरी को भी दुगना कर रहे हैं, तब बल क्या होगा आपको यह बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। छोटा सा है और जैक बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर डबल करने का बोला है तो आपको हाफ करने का बोल दे, या फिर यहाँ पर डबल है तो फोर्थ टाइम करने का बोल दे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जैक बोर्ड हर साल पूछता है और इस बार आने के भी मैक्सिमम चांसेस है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा। क्या बोल रहा है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, केस 1 और केस 2 लेते हैं, ठीक है ना। केस 1 और केस 2 से आपको जल्दी समझ में आएगा। इधर लेते हैं केस 1 यहाँ पर और इधर लेते हैं हम लोग केस 2। केस 1 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्ज स्पेयर है, मान लेते हैं एक ये है और एक ये है, ठीक है, और ये आपस में डी डिस्टेंस दूरी पर रखे हुए हैं और मान लेते हैं इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, ठीक, ये है। तो इस पर जो बल लगेगा वो को क्या लगेगा, मतलब जो फोर्स लगेगा ये आपका लगेगा K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर यानी कि दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दूरी को डी लिया है इसलिए आ जाएगा डी स्क्वायर, ये होगा। अब क्या बोल रहा है केस 2 में, बोल क्या रहा है कि क्या करना है हमको, देखिए इस चार्ज को डबल कर देना है, यानी कि Q1 है तो इसको कर देंगे 2Q1 और इसको कर देना है 2Q2 और इस डिस्टेंस को भी दुगना कर देना है, मतलब इसको 2D कर देना है। तब बल क्या होगा ये बताना। तो इस बल को हम लोग डिनोट करते हैं F डैश से। किससे? F डैश से। तो F डैश इज इक्वल टू आ जाएगा K और Q1 के जगह पर आ जाएगा हमारा 2Q1 और Q2 के जगह पर आ जाएगा 2Q2 और अपॉन में होता है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब कि सॉरी आर स्क्वायर यानी कि 2D का स्क्वायर आ जाएगा, क्या 2D का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ जाएगा हमारा, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर देखिएगा F डैश इक्वल टू आ जाएगा ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम K Q1 Q2 क्योंकि 2 दूनी के 4 और नीचे आ जाएगा 2D का होल स्क्वायर था यानी कि 2 दूनी के 4 और D स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा 4 से 4 कैंसिल। तो F डैश हमारा निकल के आ जाएगा F के इक्वल, किसके इक्वल? F के इक्वल, क्योंकि एक F हमारा यही था K Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को आप लोग बैक करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, यानी कि अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि है। तो अब तक आवेश की न्यूनतम राशि कितना पाया गया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज, यानी कि किसी धातु का पारा विद्युतांक होता है। तो धातु के लिए ये कितना होता है, धातु के लिए इन्फिनाइट होता है यानी कि अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ये सारे थ्योरी टाइप वाले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 4 नंबर वाला, क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन, यानी कि पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, आपसे ये पूछ रहा है। हिंदी में देख लीजिए, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या? जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। A यहाँ पर एरिया है, D डिस्टेंस है और एप्सिलॉन नॉट माध्यम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि किस पे ये डिपेंड करेगा। तो देखिए, थिकनेस ऑफ प्लेट बिल्कुल नहीं, मास ऑफ प्लेट बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो मास का जिक्र किया गया है इस फॉर्मूला में, नहीं थिकनेस का, डेंसिटी का भी कोई जिक्र नहीं है। हाँ, एरिया है, यहाँ पर आपको ए दिख रहा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर करना होगा, यानी कि पट्टिका का क्षेत्रफल पर। इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है, क्या बोल रहा है। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कर रहे हैं कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर कर दे रहे हैं और उस बैटरी को यहाँ पर कर दे रहे हैं, मतलब कि इंटरचेंज कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। हिंदी में भी क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं यहाँ पर। व्हीटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा। तो कैसा विक्षेप होगा, ये आपको बताना। तो देखिए, व्हीटस्टोन सेतु में अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि नोट चेंज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई भी चेंज होता नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर बोला, क्या बोल रहा है। 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L and 2L have radii R and 2R respectively. The ratio of their specific resistance is। तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। हिंदी में देख लीजिए, लंबाई L तथा 2L की तांबे के 2 तारों की त्रिज्या क्रमशः R तथा 2R है, इनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात है। इसको समझिएगा, मान लेते हैं कि एक ये L लंबाई का है हमारे पास, ये एक L लंबाई का हमारे पास ये कॉपर का वायर है, और एक है हमारे पास 2L लंबाई का, यहाँ पर मान लेते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, हाँ ये है हमारा 2L लंबाई का, और लंबाई को इधर लिखते हैं, ये है हमारा 2L और इसका जो रेडियाई है ये R है और ये 2R है, ये है। तो बोल रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो बताना है, इन दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, जिसको कि हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो जो आपका रेजिस्टिविटी है, जिसको कि हम लोग रो से डिनोट कर सकते हैं, ये आपका नेचर ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, ना कि साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको साइज और शेप बोल रहा है, तो साइज और शेप से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैटर ऑफ नेचर पर डिपेंड करता है। दोनों का नेचर सेम है, कॉपर का है, इसीलिए रेशियो 1:1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आई होप कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर बोला, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स इच कैरिंग अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। ठीक है, तो जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का इन दोनों के बीच, वो आपसे पूछ रहा है। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए इसको। यहाँ पर देखिए, 2 लंबे समांतर तार जिनमें से प्रत्येक में एक ही दिशा में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच आकर्षण बल होगा। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। क्या बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर 2 मतलब वायर्स है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं ऐसा बना देता हूँ, ये एक वायर से, एक ये वायर से, दोनों में सेम डायरेक्शन में यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, वो भी 1 एम्पियर से, ठीक है। 1 एम्पियर और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच डिस्टेंस भी है 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। तो हमसे पूछा क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन देम, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, F = होता है F = म्यू0 अपॉन में 4 पाई, म्यू0 अपॉन में 4 पाई इंटू में होता है 2I1 I2 अपॉन में R होता है, ठीक है। 2I1 I2 अपॉन में R। तो वैल्यू को पुट करेंगे, चलिए पुट करते हैं। तो F = आ जाएगा F = म्यू0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷ इंटू में था 2 इंटू में I1 का वैल्यू 1, I2 का भी वैल्यू 1 और अपन में था R का भी वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁷, बाकी सब 1 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। चूंकि फोर्स है इसलिए न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज।
तो रिलेशन किसके किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क के बीच। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर, ठीक है, एम वेक्टर, जस्ट अ सेकेंड, इसको अच्छे से लिखते हैं, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में भी ये डायरेक्टली काम आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 9 नंबर वाला, क्या है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस पूछ रहा है, ठीक है। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रखा है। तो देखिए छड़ चुंबक को बनाते हैं, कुछ इस तरह का छड़ चुंबक होता है, ठीक है, और इधर होता है हमारा नॉर्थ पोल, इधर होता है हमारा साउथ पोल, ठीक। जनरली अगर देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ में यहाँ पर मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखती है आपको, लेकिन हमसे पूछा है अंदर, तो अंदर आपको साउथ से नॉर्थ दिखेगा। कैसे, साउथ से नॉर्थ दिखेगा, यानी कि चुंबक के इस ध्रुव से, यानी कि साउथ ध्रुव से नॉर्थ ध्रुव तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अंदर पूछा है तो अंदर आपको साउथ टू नॉर्थ मिलेगा, और जनरली जो बाहर होता है नॉर्थ टू साउथ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला देखिएगा, अगला हमारे पास 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि इंड्यूस्ड करेंट का डायरेक्शन कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या जाएगा, लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी कि दोनों ही नियम से हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। हिंदी में देख सकते हैं, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसे निर्धारित होती है, तो लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, यानी दोनों से ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास देखिए यहाँ पर 11 नंबर वाला, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है, इसलिए क्या जाएगा हमारा राइट आंसर जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये एसआई मात्रक नहीं है, बोल सकते हैं सीजीएस मात्रक है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का ही है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए हिंदी में वही क्वेश्चन है। इसके बाद है 12 नंबर वाला, एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट इज इन। तो एलसीआर सर्किट में जो एनर्जी डिसिपेट होता है किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है, क्या ओनली एल या फिर सी या फिर आर या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी के द्वारा। देखिए तो एलसीआर सर्किट को हम लोग एक बार बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर एल, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, एल हो गया आपका, ये हो गया आपका सी, और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा आर, इसको लिख सकते हैं एल सी आर, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है। ये होता है हमारा एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में जो आपका एनर्जी डिसिपेट होता है ये सिर्फ आर पर होता है, मतलब कि प्रतिरोध पे होता है, इसीलिए जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा आर ओनली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एलसीआर परिपथ में ऊर्जा की क्षति होती है तो केवल आर में, यानी कि प्रतिरोध में। नेक्स्ट है 30 नंबर वाला, थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है बट कोई नहीं। देखिए द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नोट, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी, यानी कि आरएमएस आपसे पूछ रहा है। क्या बोला कि द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का आपको पीक वैल्यू आई नोट दिया है, तो आई आर एम एस का आपसे मान पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई नोट अपॉन में √2, और ये न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज में आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हिंदी में वही है कि प्रत्यावर्ती धारा का चरम मान आई नोट है, इसका मूल माध्य वर्ग मान होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सेम। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि क्या बोल रहा है, ब्लैंक इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, यानी कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है। तो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए क्या उपयोग होता है, तो ये होता है इंफ्रारेड, क्या औरक्त किरण, क्या औरक्त किरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 15 नंबर बोला, द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होता है, तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए इक्वल डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच समान रूप से वितरित होती है या फिर विभाजित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 16 नंबर बोला, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन, यानी कि एक वर्चुअल इमेज है जो कि लार्जर है, मतलब कि बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो ये किस में फॉर्म होता है, तो ये होता है आपका किस में, ये होता है आपका कॉनकैव मिरर में, किस में, कॉनकैव मिरर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण।
और क्वेश्चन क्या था हिंदी में, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से बनता है। चलिए इसके बाद देखिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि तरंग दैर्ध्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं किससे, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू आता है ए प्लस में बी अपॉन में ऐसे होता है लेमडा का स्क्वायर प्लस में सी अपॉन में लेमडा के घात में 4 आ जाएगा और ऐसे प्लस करके ये चलता जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ में इंक्रीज करते हैं, मतलब कि इसमें इंक्रीज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है दोनों में, ठीक है, तो ये डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा 17 का, 17 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिक्रीज होगा, क्या यानी कि घटता है। इसके बाद 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। तो सेकेंडरी वेवलेट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये किसी ने दिया था, आपसे ये पूछ रहा है, तो ये दिया था हाइगेंस ने। किसने, हाइगेंस ने। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी, तो किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेज अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंग्स फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एज। तो स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस फ्रिंग्स फॉर्म होता है इसका आपको क्या बताना है, शेप बताना। तो देखिए जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये ऐसे ऐसे रहता है, यहाँ पर स्क्रीन रहता है और यहाँ पर जो बनता है ना ये इस तरह का बनता है, ठीक है, ऐसे ब्लैक ब्राइट ऐसे मतलब करके बनता है। तो इसका जो शेप होता है ये कैसा होता है, शेप की बात करें तो शेप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्या, स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। हिंदी में देख सकते हैं क्या है, यंग का डबल स्लिट प्रयोग प्रकाश के एक वर्णित स्रोत का उपयोग करता है, पर्दे पर बनने वाली व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति होती है तो सीधी रेखा होता है, क्या होता है, सीधी रेखा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, तो फोटोन की ऊर्जा है तो ये होता है एच न्यू, क्या, एच न्यू, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट इज। हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, 25 वोल्ट और 36 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू, ये होता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में आपके यहाँ पर आ जाएगा v, ठीक है, अंडर रूट में v आ जाएगा और ये होता है एंगस्ट्रॉम में, किसमें, सॉरी ये होता है एंगस्ट्रॉम में। तो लेमडा 1 निकालेंगे, लेमडा 2 निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो लेमडा 1 एक बार के लिए कर देते हैं, लेमडा 1 में इसका मान रखेंगे, लेमडा 2 भी इसका मान रखेंगे, कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12.27 और अपॉन में रूट भी यानी कि रूट 25 यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक। तो एक ये आया, लेमडा 1 का वैल्यू याद रखेगा। इसके बाद लेमडा 2 को निकाल लेते हैं, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 12.27 और अपॉन में रूट भी की जगह इस बार रखेंगे 36 को, तो यह आ जाएगा आपका 6। अब दोनों को करेंगे लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2, ये हमारा लेमडा इज इक्वल टू आ रहा है, क्या, लेमडा इज इक्वल टू, तो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन में लेमडा 2, तो ये जो 12.27 है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, मतलब यहाँ पर देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ, 12.27 अपॉन में 5 और यहाँ पर फिर 12.27 और अपॉन में 6, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और 6 ऊपर जाएगा तो 6 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो 6 अपॉन में 5 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है 22 नाम बोला, क्या बोल रहा है, द फोर्स विच काउजेज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज। तो कौन सा फोर्स था, आपसे ये पूछ रहा है। तो इस फोर्स का नाम क्या था, इस फोर्स का नाम था कूलम्ब्स फोर्स, कौन सा, कूलम्ब्स फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण बनने वाला जो बल है यह है आपका कूलम्ब बल, कौन सा, कूलम्ब बल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23 नंबर वाला, क्या है, इफ अ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स अ बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास आपसे पूछ रहा है, इफ अ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स बीटा पार्टिकल, तब आपसे एटॉमिक मास पूछ रहा है। तो देखिए मान लेते कोई हमारे पास एक यहाँ पर मेटल है या फिर कुछ भी है, मतलब कि एटम है, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिख देते हैं जो कि है ए और जेड, और यहाँ से क्या होता है बीटा पार्टिकल्स क्या होता है, इमिट्स होता है। तो इसमें क्या चेंजेस होगा, मान लेते ये वाई बन गया तो ये ए ऐसे ही रहेगा, इसमें सिर्फ जेड प्लस 1 आ जाता है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा,
रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि हमसे क्या पूछा था एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास तो अभी भी यही है, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो एटॉमिक मास क्या है, अनचेंज रह रहा है, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाइंड। तो पी टाइप में पूछ रहा है, तो पी टाइप में हम लोग मिलाते हैं ट्राईवैलेंट, क्या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग मिलाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो वैलेंसी ऑफ 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और इसी को वैलेंसी ऑफ 3 ना लिख करके ट्राईवैलेंट आपको इम्प्योरिटी बोल देगा, तो दोनों सेम ही बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और यही अगर एन टाइप पूछा तो एन टाइप में हम लोग यहाँ पर जो 5 टाइप वाला होता है ना, पंच करके जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पर हिंदी में भी देख लीजिए, पी टाइप और चालक में कैसी अशुद्धियाँ मिली होती है, तो 3 की संयोजकता वाला, और एन टाइप वाला में 5 की संयोजकता वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट वन है हमारे पास, जो कि क्या है, द विथ ऑफ फोरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4। तो फोरबिडन बैंड के लिए विथ मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो नॉन कंडक्टर के लिए होता है, यानी कि कुचालक के लिए। किसके लिए, कुचालक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वर्जित बैंड की चौड़ाई अधिकतम होती है तो किसके लिए, तो अचालकों के लिए या फिर कुचालकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो चलिए सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एक एक करके मैंने आपको हर एक करा दिया। चलिए आपको एक और वीडियो दे दिया जाएगा, तो ये दोनों वीडियो देख के जाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से मैच होंगे। अब मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।